नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पेगासस जासूसी मामले को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए हैं। शहादत दिवस के मौके पर तृणमूल कांग्रेस की सालाना बैठक में उन्होंने कहा कि मंत्रियों, जजों और पत्रकारों तक के फोन टैप किए गए, यहां तक कि मेरा फोन भी टैप किया गया। इसलिए पेगासस से बचने के लिए मैंने फोन पर प्लास्टर लगा दिया। इस साल ये कार्यक्रम विपक्षी एकता की मुहिम में भी बदलता दिखा। यह इशारा भी लगा कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार हो रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्टेड 3.7 lakh crores from the public pocket, and why they are spending this money? नरेंद्र मोदी को जनता के पैसे से जासूसी न कराने की नसीहत। पेगासस ढुके गए। बांग्ला के साथ साथ हिंदी बोलती ममता बनर्जी का रंग कुछ बदला हुआ था। उन्हें मालूम था कि उनके इस ऑनलाइन भाषण का प्रसारण देश के कई हिस्सों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी भी जासूसी हो रही है और वो अपने फोन पर प्लास्टर लगा कर रखती हैं। Now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing, I am showing you. देखो, हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। हर साल होने वाले शहादत दिवस कार्यक्रम में रैली के बाद इस साल तृणमूल के अलावा विपक्ष की 8 पार्टियों के नेता भी शामिल रहे। कांग्रेस से पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह, एनसीपी से शरद पवार और सुप्रिया सूले, सपा से जया बच्चन और राम गोपाल यादव, आरजेडी से मनोज झा, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, टीआरएस के केशव राव और शिरोमणि अकाली दल से बलविंदर सिंह भुंडर समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं ने 1993 में कोलकाता में पुलिस की गोली में मारे गए युवा कांग्रेस के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजनीतिक गलियारों में ममता बनर्जी के भाषण को आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में ममता की सक्रिय भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। अब ममता बनर्जी के समर्थन में आए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी ममता बनर्जी को सक्रिय होना चाहिए? क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं तो चाहूंगी कि कोई महिला आए। बिल्कुल। और उन्हें विपक्षी दलों को लीड करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रही ममता की रैली में लेफ्ट को न्योता नहीं था। हॉल लीडर लोगों को जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, जवाब देना चाहिए। क्यों? हालांकि पेगासस जासूसी मामले में लेफ्ट ने भी हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है। फ्रांस में प्रोब ऑर्डर किया, इधर प्रोब नहीं एक्सेप्ट कर रहा हमारा सरकार। क्यों? अपोजिशन पार्टीज का डिमांड है यह थरो प्रोब होना चाहिए, मॉनिटर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट जज या जेपीसी। इस स्कैंडल को छोड़ना नहीं। फिलहाल ममता बनर्जी 25 जुलाई को मुख्यमंत्री फिर से बनने के बाद पहली बार दिल्ली आ रही हैं। वो चाहती हैं कि 27 जुलाई या 28 या 29 जुलाई को विपक्ष के नेताओं की बैठक दिल्ली में हो। इसके अलावा कोलकाता में रैली करके वो सोनिया गांधी सहित कई नेताओं को बुलाना चाहती हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी खत्म होने के बाद कोलकाता में रैली करके वो सोनिया गांधी सहित कई नेताओं को बुलाना भी चाहती हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद ये पहला मौका था जब ममता बनर्जी ने वर्चुअल माध्यम के जरिए कई राज्यों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ममता बनर्जी चाहती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और उन्होंने अपने भाषण में ये साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाली हैं। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के आरोपों का मामला अब संसद की स्थायी समिति में भी पहुंच गया है। आईटी मामलों की संसदीय स्थायी समिति 28 जुलाई को इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हैं। इसमें गृह, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा और नागरिकों की डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने कल संसद को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑक्सीजन की कमी से किसी मौत की जानकारी नहीं दी।
अब सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को सूचना नहीं दी या फिर केंद्र सरकार से ही कहीं कोई गलती हुई है। रोहिणी में रहने वाले एरिक मैसी ने अप्रैल में अपनी मां को खो दिया। एरिक की कोरोना संक्रमित 61 साल की मां डेल्फिन को रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 15 अप्रैल को दाखिल करवाया गया था। 23 तारीख की देर रात उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने कहा ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गई। इंसाफ पाने के लिए एरिक ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इट्स जस्ट कि हमारे पास तो एक लास्ट जो होप है वो दैट इज जस्ट द कोर्ट। जो भी मेन रीज़न है, जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, राइट फ्रॉम ऑफिशियल्स, जो भी ऑफिशियल्स हैं या हॉस्पिटल है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। गौरव और भारती ने भी अप्रैल महीने में अपने माता पिता को ऑक्सीजन की किल्लत के चलते खो दिया। इनके माता पिता रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में कोरोना के चलते भर्ती थे, मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया ऑक्सीजन की कमी के चलते ऐसा हुआ। दोनों केंद्र सरकार के इस बयान से नाराज हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मौत की सूचना नहीं मिली। वो तो झूठ बोल रहे यार अपने सरकार को बचाने के चक्कर में। अभी इस टाइम पे भी इनको पॉलिटिक्स दिख रही है। वहाँ से कॉल आता है जयपुर गोल्डन से कि एक बार हॉस्पिटल आ जाओ। वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर भी यही होता है कि ऑक्सीजन नहीं था, तो वहाँ पर 25 पेशेंट्स की डेथ हो गई। तो डॉक्टर अच्छे वाले थे, बैठे हुए थे आराम से वार्ड में, बात भी कर रहे थे हंस खेल के। लेकिन क्या ये आवाजें केंद्र सरकार तक किसी भी जरिए नहीं पहुंची? रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल और दक्षिण दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों की मौत की बात स्वीकार की थी। अभी भी बत्रा हॉस्पिटल 12 मौत की बात कह रहा है। कोई भी पेशेंट जब मरता है या उसकी डेथ होती है अस्पताल में, तो कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? कहीं ये तो नहीं लिखा जाता कि दवा की कमी हो गई है, लिखा जाता है कि मशीन की कमी हो गई है। उसका कॉज ऑफ डेथ तो ये होता है ना, हार्ट फेल हो गया, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो गया, रेस्पिरेशन बंद हो गया या रीनल फेलियर हो गया, तो कॉज ऑफ डेथ तो यही होगा ना। एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक इस देश का जानता है कि ऑक्सीजन की कमी पिछले अप्रैल और मई के महीने में, जिस समय ये सेकेंड एपिडेमिक चल रहा था, पैंडेमिक चल रहा था, उस समय एक एक व्यक्ति इस ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित था। तो यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नकार नहीं सकते। और तो और 16 जून को जब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन से हुई मौतों पर मुआवजे के लिए कमेटी बिठाने की बात की तो उपराज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार ने इनका नंबर को असर्टेन करने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसका काम था कि जो भी ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है उनका पता करे और उनको 5 लाख तक का कंपनसेशन दे, जिसको केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से भंग करा दिया। आप कमेटी बनाने नहीं देते हो, आप जांच होने नहीं देते हो, और आप कहते हो देश में ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। हमें राज्य सरकारें भी कह रही हैं। आप आंकड़े सामने नहीं आने देते हो, फिर कहते हो आंकड़े नहीं है हमारे पास, आंकड़े नहीं दिए राज्य सरकारों ने। तो पहले केंद्र सरकार सच देखने को तैयार नहीं हुई, बल्कि उसे दबाती नजर आई, और अब कह रही है कि उसे राज्य सरकारों ने जानकारी नहीं दी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से अभी तक जितनी कुल मौत हुई हैं उसकी 52% मौतें अकेले अप्रैल मई 2021 में हुई। देश में अभी तक कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं उसकी करीब 40% अकेले अप्रैल मई 2021 में हुई है। एक आम धारणा है कि इन 2 महीनों में जो मौतें हुई हैं उनका एक बड़ा कारण ऑक्सीजन की किल्लत था, लेकिन विडंबना यह है कि केंद्र सरकार आंकड़े बताने के बजाय केवल ये कह के काम चला रही है कि राज्यों ने जानकारी नहीं दी, राज्यों ने सूचना नहीं दी। दिल्ली से परिमल कुमार, सुकीर्ति द्विवेदी और सौरभ शुक्ला के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज 62 कांग्रेस विधायकों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। इसे नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। सिद्धू के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाने के बाद भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी सुलह नहीं हो पाई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया एडवाइजर रवीन ठकुराल ट्वीट कर कह चुके हैं कि कैप्टन तब तक सिद्धू से नहीं मिलेंगे जब तक कि वो सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते। इधर दिल्ली सरकार ने किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। 22 जुलाई से 9 अगस्त तक अधिकतम 200 किसान
कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रदर्शन कर सकेंगे। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। बुधवार दिन भर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता संसद मार्च की रणनीति बनाते नजर आए। गुरुवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के इसी दफ्तर से सुबह 9 बजे किसान कुल 4 बसों में बैठकर संसद की तरफ चलेंगे। 200 फार्मर्स यहाँ से हमारे ऑफिस से बसेज में जाएंगे, रोज जाएंगे, कल से जाएंगे, 13 अगस्त तक जाएंगे। किसानों का कहना है कि वो संसद के बाहर अपनी किसान संसद लगाएंगे। जैसे संसद चलती है अंदर, वैसे ही वहाँ स्पीकर होंगे, हमारे डिप्टी स्पीकर होंगे, वैसे ही टी टाइम होगा, वैसे ही लंच होगा, वैसे ही सवाल रखे जाएंगे, वैसे ही बहस होगी सवालों पे। तो ये तय है। हर रोज 200 किसानों को पहचान पत्र दिया जाएगा जो संसद की ओर मार्च करेंगे। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोका तो वो चुपचाप बिना जबरदस्ती किए गिरफ्तारी देंगे। ये मान के चल रहे हैं कि अगर 6 महीने भी अंदर बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। इस हिसाब से मानसिक तैयारी हमारे जत्थों की है। लोगों से प्रेपरेशन ही इस हिसाब से किया गया है कि 6 महीने के लिए अंदर तक जाना पड़ सकता है और अपने आप को तैयार करके लेके आइए। और उत्साह है लोगों में, नाम लिखाने की होड़ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बातचीत करके किसानों को जंतर मंतर तक ले जाया जाएगा। करीब 200 के आसपास किसान बसों से जंतर मंतर जाएंगे। पुलिस की निगरानी में बसें जंतर मंतर पहुंचेंगी। किसान सुबह 10:30 पर जंतर मंतर पहुंचेंगे। जंतर मंतर पर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से बैठाया जाएगा। जंतर मंतर पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 5-5 कंपनियां तैनात रहेंगी। सभी किसानों को आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। किसान शाम 5 बजे वापस लौट आएंगे। सिंघू बॉर्डर पर तैयार की गई सीमेंट और कांटों की दीवारें बताती हैं कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कितनी पुख्ता है। दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि फिर से 26 जनवरी जैसी तस्वीरें दिल्ली में दोहराई जाएं। दिल्ली पुलिस के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती कि इस पूरे किसान संसद मार्च को शांतिपूर्ण कैसे रखा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने किसानों को मार्च करने की इजाज़त दी थी, लेकिन चीज़ें हाथ से बाहर निकल गईं और हम सब जानते हैं कि लाल किले पर क्या हुआ 26 जनवरी को। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती कि जब किसानों को संसद भवन के नज़दीक जंतर मंतर तक ले जाया जाएगा तो उस पूरे मार्च को किसानों को नियंत्रण में कैसे रखें ताकि उसमें कोई अराजक तत्व घुसकर कुछ ऐसा ना कर दे जिससे दिल्ली पुलिस को वापस से नुकसान हो और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाए। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सिंघू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे देश में ही बनी पोर्टेबल टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने आज देश में ही बनी पोर्टेबल टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने सफल परीक्षण के बाद कहा कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और सेना को मजबूत करने की दिशा में यह अहम कदम है। एक डमी को इस मिसाइल का लक्ष्य बनाया गया था और इसका निशाना पूरी तरह सटीक रहा। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।